नमस्कार। ये जो संबोधन का तरीका था, ये कोविड आपदा के समय इतनी तेजी के साथ लोकप्रिय हुआ कि लोगों ने हाथ मिलाना छोड़कर नमस्कार कहना शुरू कर दिया और भारतीयों के दिल तो बाग-बाग हो गए। मानो यूं लगा कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का अब नगाड़ा बजने वाला है और भारत हर जगह दिखने वाला है। बात सही भी है। ये छोटे-छोटे मौके ही तो हमें भारतीयता की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं, हमारी राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक मजबूती देते हैं। ऐसा ही वाकया अभी कुछ दिनों पहले फिर से देखा गया जब भारत के प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री मारापे ने झुककर उनका पैर छुआ और इस एक घटना ने भारतीयों को ऐसा खुश होने का मौका दिया कि जैसे ये लगा कि भारतीय संस्कृति अब पूरी दुनिया में चारों तरफ वह देखी जा रही है। ये छोटी-छोटी जो हमने कहा उपलब्धियां होती हैं, ये भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाती हैं और भारतीय लोगों की अस्मिता को, उनके गौरव को बढ़ाती है। और खासकर ये भावनाएं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि वह देश जो लंबे समय तक गुलाम रहा हो, जो हमेशा त्रासदी का शिकार रहा हो, जहां जिसके बारे में दुनिया में ये बताया जाता था कि इसकी सभ्यता पिछड़ी हुई है, यहाँ जंगली लोग रहते हैं, यहाँ असभ्य लोग रहते हैं, इस तरीके की बातें जिसके बारे में बोला गया हो, अगर उसके बारे में, उस देश के बारे में, उनके नेताओं के बारे में वैश्विक स्तर पर जोरदार स्वागत किया जा रहा हो, तो निश्चित रूप से यह तो खुशी का पल होना ही चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिस मकसद से भारत के प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं और वहां पर जिस तरीके से भारत का एक बड़े स्तर पर प्रभाव विस्तार हो रहा है। असल में यह मौका है फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जो एक संगठन है, उसके सम्मेलन का। यह फिपिक जिसे कहा जाता है, इसका तीसरा बैठक है। इसके पहले पहली बैठक फिजी में हुई थी 2014 में, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के महत्व को समझते हुए यह फोरम बनाया था, जिसमें 14 अन्य देश शामिल थे। और इसके साथ ही साथ दूसरा सम्मेलन जयपुर में भारत में हुआ था और उसके बाद से अभी तक इसका कोई बैठक नहीं हुआ था। बीच में एक लंबा गैप आ गया था और खासकर कोविड के आपदा के दौर में ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो अब तीसरा जो यह बैठक हुआ है, इसके क्या इंप्लीकेशन है, क्या मायने हैं, इन सब चीजों को हमें समझना है। पहले तो यह समझना होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने फिपिक के सम्मेलन में संबोधन करते हुए क्या कहा। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद हम सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत समय बाद हमें यह मौका मिला है। बीच में कोविड आपदा के दौर में हमने देखा कि किस प्रकार पूरी दुनिया वह समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन उस दौर में भी जो ऐसे देश जिन पर भरोसा करना चाहिए था, जिम्मेदार देश होने चाहिए थे, जिन्हें दो छोटे-छोटे देशों और लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए था, यह देखा गया कि वो मदद के लिए सामने नहीं आए। और इस दौर में सभी फिपिक कंट्रीज ने यह महसूस किया होगा कि कौन सा दोस्त असल में उनके लिए रिलायबल है, कौन सा दोस्त उनके लिए विश्वसनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असल में यह एक पुरानी जो बात है वह साबित होती है कि जरूरत में आने वाला जो मदद के काम आने वाला दोस्त है, असल मायने में वही सच्चा दोस्त होता है। भारत ने कहा कि हम वैक्सीन की आपूर्ति से लेकर, गेहूं से लेकर, चीनी से लेकर, खाद्यान्न से लेकर, फ्यूल से लेकर हर तरीके के जो भी जरूरतें वह छोटे-छोटे देशों के लिए जरूरी थी, इस दौर में भारत अपनी क्षमता के अधीन रहते हुए वह हर काम किया, जिससे कि जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो सके। और खासकर दक्षिणी प्रशांत के जो देश हैं, उन दक्षिणी प्रशांत के देशों की बात उन्होंने स्पेशली यहां पर किया। अब आप थोड़ा सा इस मुद्दे को और एक विशेष पहलू से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम असल में बात करने जा रहे हैं जिस क्षेत्र के बारे में, वह क्षेत्र है यहां पर आपका दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र। और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में यहां पर जो द्वीप हैं चारों तरफ फैले हुए हैं, तीन मोटे-मोटे भागों में अगर हम डिवाइड करें तो वहां पर पॉलिनेशिया वहां पर दिखाई देता है और इनके साथ-साथ यहां पर दिखाई देता है जो क्षेत्र है मेलिनेशिया और यहां पर माइक्रोनेशिया। इनमें बहुत से देश हैं, द्वीपीय देश हैं और इन द्वीपीय देशों की अपनी अलग-अलग जरूरतें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं यहां पे, इनमें कई ऐसे देश हैं जो जलवायु परिवर्तन के शिकार है, छोटे आइलैंड कंट्री हैं और डूबने का खतरा है यहां पर, जिससे जलवायु शरणार्थी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्लाइमेट रिफ्यूजी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इन देशों की समस्याएं बड़ी अलग तरीके की हैं। यहां पर गरीबी है, कई जगहों पर भुखमरी की स्थितियां भी हैं, जलवायु परिवर्तन के विनाशक प्रभाव इन देशों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं।
इनकी क्षमता का बहुत अच्छे से विकास नहीं हुआ है, तकनीकी विकास इनका नहीं हुआ है। ये जो देश हैं यह उपेक्षा के शिकार रहे हैं। अभी तक फिलहाल यह पूरी तरीके से नेग्लिजेंस के शिकार रहे हैं। भारत के बारे में कहा जा रहा है कि वह पहला देश है जिसने इन देशों के अहमियत को समझा और यहां 2014 में अपना आउटरीच प्रोग्राम पैसिफिक ओशन में स्टार्ट किया। इसके बाद से यह देखा जा रहा है कि वर्तमान में चीन और अमेरिका का भी जो इंटरेस्ट है वह इन क्षेत्रों में तेजी के साथ बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों ना। आप सबको मालूम है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है आज की शक्ति राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है, और हर देश यह चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना प्रभाव विस्तार करे। इसके लिए यहां जितने भी देश हैं उन पर अपना प्रभाव बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में दक्षिणी प्रशांत जो द्वीपीय देश हैं इन पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयास हर देश कर रहे हैं। चाहे इनमें हम कुक आइलैंड की बात करें, किरिबाती की बात करें, टोंगा की बात करें, फिजी की बात करें, सोलोमन आइलैंड की बात करें, पापुआ न्यू गिनी की बात करें, पलाऊ, गुआम, मार्शल आइलैंड, तमाम ये देश जो आप देख रहे हैं इन देशों का महत्व बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब सवाल आप ये जरूर पूछेंगे कि इनका महत्व इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रहा है, आखिर क्या यहां पर इनका इंपॉर्टेंस है। असल में अब तक जो दुनिया थी वो लैंड बेस्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाती थी, भूमि आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में। भूमि जो संसाधन मिलते थे उन संसाधनों का हम इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब दुनिया जो है जैसे जैसे वह रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करती गई है उससे देखा जा रहा है कि अब सैचुरेशन लेवल पे हम पहुंच रहे हैं। भूमि आधारित जो संसाधन है वो खत्म होते जा रहे हैं और इंसानी जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में मरीन रिसोर्सेज का महत्व बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, समुद्री संसाधनों का महत्व, क्योंकि अभी तक उनका दोहन नहीं हुआ है और 2/3 से अधिक जो हिस्सा है दुनिया का वह तो समुद्री हिस्सा है या जलीय हिस्सा है। वहां पर जो अर्थव्यवस्था पनप सकती है उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जा रहा है, नीली अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, जहां समुद्र में जो संसाधन मिल रहे हैं, जहां समुद्र में जीव जंतु हैं, समुद्र में पाए जाने वाले अन्य जो हैं हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका महत्व तेजी के साथ बढ़ रहा है। और हर एक देश अब ब्लू इकोनॉमी की तरफ या ओशन लेड डेवलपमेंट, समुद्र आधारित विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो लीड करेगा, कहा जा रहा है कि अगली सदी का वही दुनिया का नेतृत्व करता भी बनेगा। तो भारत ने जब इन देशों की तरफ देखना शुरू किया तो भारत ने यहां पर एक चीज तो समझा कि ये जितने भी देश यहां पर आप देख रहे हैं ये सभी देश अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के लिए जाने जाते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या है कि आपके जो सामुद्रिक जो आपकी जो आर्थिक क्षेत्र है, यानी जहां तक आप अपने आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वह आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। द्वीपों का अनन्य आर्थिक क्षेत्र बेहद विशाल होता है क्योंकि द्वीप जो हैं उनके चारों तरफ अगर हम देखें तो 200 नॉटिकल माइल का जो जलीय क्षेत्र है वो यहां पर आएगा। तो छोटा सा उनका क्षेत्रफल तो कहने में छोटा सा होगा, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो इनका जो है जो विस्तार अनन्य आर्थिक क्षेत्र का है वो ज्यादा होगा। जैसे किरिबाती का जो टोटल एरिया है वो 810 वर्ग किलोमीटर यहां पर है, 810 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इनका है। लेकिन अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर यहां पर जो है इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आप समझ सकते हैं कि इससे इनका क्या इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरी चीज यहां पर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये देश चूंकि बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रखते हैं, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यहां पर अगर संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन किया जाए तो बहुत ही तेजी के साथ अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। तो हर एक देश अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं, इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखते हुए। अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर देशों का महत्व यहां पर बढ़ रहा है। अब जो पहले आएगा वो लीड करेगा। भारत पहले आया और भारत लीड कर रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में फिजी के राष्ट्रपति ने 1988 की एक घटना के लिए माफी मांगी है। और मालूम है कि उस वक्त 1988 में क्या हुआ था? असल में फिजी में लगभग 40% आबादी भारतीयों की, और 1988 में पहली बार भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर शपथ लिया हुआ था, प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। लेकिन वहां पर एक सैन्य तख्ता पलट किया गया, उनको वहां से हटाया गया और वहां भारतीयों के साथ बड़े स्तर पर दुर्व्यवहार हुआ
और जिस मुद्दे को पहली बार राजीव गांधी जी ने 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया भी था। तो फिजी को यह मालूम है कि भारत जो है वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी फिजी के राष्ट्रपति ने माफी मांगी है, बाकायदा सार्वजनिक रूप में और भावुक होकर माफी मांगी है कि उस दौरान जो हमने भारतीयों के साथ गलत किया। और जानते हैं क्यों किया? क्योंकि फिजी का यह मानना है, पापुआ न्यू गिनी का यह मानना है, किरिबाती का यह मानना है कि जब दुनिया वह हमारी तरफ नहीं देख रही थी, हमारे मुद्दों को नहीं उठा रही थी, तब इकलौता देश भारत था जिसने हमारी तरफ देखा। खासकर कोरोना के समय में जब वैक्सीन की आपूर्ति कोई देश नहीं कर रहा था इन छोटे छोटे देशों को, यह भारत था जिसने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। इसलिए भारत के ऊपर इन देशों का जो भरोसा और विश्वास है वो बेहद मजबूत यहां पर है। अब आइए थोड़ा सा जो भारत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है संस्थागत रूप में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत ने यहां पर एक संगठन बनाया है और इस संगठन का नाम जैसा हमने बताया कि यहां पर जो है यह फिपिक संगठन है। और फिपिक जो संगठन है इसमें 14 आइलैंड कंट्री हैं जो इस क्षेत्र के देखे जा रहे हैं, जिनमें कुक आइलैंड है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल आइलैंड है, माइक्रोनेशिया है, नाउरू है, न्यू है, पलाऊ है, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुलाऊ और वनातू। ये 14 देश हैं जिन देशों को मिलाकर ये फिपिक समूह बना है और फिपिक समूह में भारत जो है तेजी के साथ प्रयास कर रहा है। जैसे ही फिपिक संगठन बना था, भारत ने लगातार यहां पर कई तरीके के प्रयास किए। भारत ने पहला सम्मेलन हमने कहा फिपिक कंट्री का जो हुआ, पहला बैठक ये देखा गया कि फिजी में हुआ था। ये फिजी में फर्स्ट समिट जो है यहां पर देखी गई थी 2014 में। उस दौरान भारत ने इनकी आवश्यकताओं को समझते हुए कई चीजें यहां पर बनाई थी, जैसे $1 मिलियन का एक स्पेशल यहां पर एडॉप्शन फंड बनाया था। भारत ने एडॉप्टेशन फंड यहां पर बनाया था। एक अनुकूलन निधि जो है बनाई थी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $1 मिलियन का। भारत ने दूसरा काम किया कि यहां पर पैन पैसिफिक आइलैंड ई नेटवर्क प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट किया था। यानी यहां पर जो है ई कनेक्टिविटी के लिए भारत ने दूसरा, उस समय जो घोषणा भारत ने की हुई थी वहां पर किया हुआ था। इसके अलावा भारत ने यहां पर जो है वह एक ट्रेड ऑफिस भी स्थापित किया था भारत में, जो कि फिपिक कंट्री के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा देता। भारत ने यह भी यहां पर किया हुआ था। फिर यहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हुए थे और साथ ही साथ वीजा ऑन अराइवल जैसी सुविधाएं भी यहां पर दी गई थी। तो पहले ही बैठक में भारत ने इशारा कर दिया कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, कैपेसिटी बिल्डिंग का मुद्दा हो, ट्रेड का मुद्दा हो, इंडिया जो है इन देशों के साथ यहां पर लगा रहेगा। दूसरी समिट हुई जयपुर में, वहां पर भी भारत ने महत्वपूर्ण बातें की। भारत ने एक चीज स्पष्ट रूप में कहा, भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था अनुदान नहीं व्यापार, तभी विकास सही तरीके से हो पाएगा। भारत की विकास भागीदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हम इनको कितना ऋण दे रहे हैं, हम इनकी क्षमता का विकास करके इनके साथ अधिक से अधिक व्यापार करने के इच्छुक हैं। यही भारत की रणनीति यहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में आज जो हमारे लिए प्रश्न बनता है वह है फिपिक का महत्व क्या है, आखिर फिपिक हमारे लिए क्यों जरूरी है। आइए एक एक करके यहां पर देखते हैं। पहला तो इसका भू सामरिक महत्व बेहद ज्यादा है। भू सामरिक महत्व, जैसा हमने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्ति राजनीति का यह केंद्र बिंदु बन चुका है। चाइना भी इस पर अपना प्रभाव बनाना चाहता है, अमेरिका भी अपना प्रभाव बनाना चाहता है, लेकिन चूंकि भारत ने लीड लिया हुआ है, 2014 से यह संगठन बनाया हुआ है, संस्थागत तरीके से शुरू कर रहा है और भारत उस समय इन देशों के काम आया है जब ये बिल्कुल असहाय थे, निरीह थे, अन्य देशों की तरफ देख रहे थे और कोई भी देश इनको समर्थन और सहयोग नहीं दे रहा था। तो हिंद महासागर की शक्ति राजनीति में भारत को एक शुरुआती जो लीड है वह इन कंट्री से मिल पाएगी। ये जो पूरा का पूरा द्वीपीय क्षेत्र यहां पर है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं हमारे देश के लिए आप छोटे द्वीपीय देश नहीं है, आप हमारे लिए विशाल महासागरीय देश है। भारत ने इन्हें लार्ज ओशियानिक जो है कंट्रीज का, नेशन का दर्जा दिया है। हम इनको स्मॉल आइलैंड कंट्री के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये अपने आप में भारत के विजन को दिखाता है। दूसरा, 2014 में जब भारत ने पूर्व की ओर अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव लाया, उसका नामकरण भी बदला और कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ही था कि भारत स्ट्रेटेजिकल जो इंगेजमेंट है वह इस क्षेत्र में कैसे यहां पर तेजी के साथ बढ़ाए। भारत अपनी सामरिक भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ाने का इच्छुक था और इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा था कि पूर्वी एशिया का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी प्रशांत का हिस्सा है, उस दक्षिणी प्रशांत के देशों के साथ भारत अच्छे रिश्ते बनाए। तो ये हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण भाग है, पैसिफिक जो कंट्रीज हैं। तीसरा, ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये छोटे जरूर हैं, लेकिन वैश्विक मंचों पर खासकर संयुक्त राष्ट्र में यह हमेशा भारत का सहयोग और समर्थन करते आए हैं। आज वह देश नेतृत्वकर्ता बनेगा जिसके पीछे अनेकानेक देश फॉलोअर के रूप में होंगे और भारत के लिए यह सकारात्मक बात है कि यह 14 देशों का संगठन भारत के पीछे लगा रहेगा, भारत को हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। तो वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज और बुलंद और मजबूत होती रहेगी। तीसरा, यह संगठन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत संस्थागत रूप में यहां पर आ चुका है और चीन यहां आने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, चीन का तरीका भी बड़ा अलग तरीके का होता है। वह पैसे देकर किसी भी देश के ऊपर ऋण जाल को में उनको फंसाना चाहता है, लेकिन फिपिक के माध्यम से भारत इनका विकास करके चीन के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को क्या कर सकता है, काउंटर बैलेंस। यानी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक राइवलरी चल रही है इंडिया वर्सेस चाइना की, उसमें इंडिया को कम से कम इस क्षेत्र में तो एक बढ़त चीन के ऊपर मिल सकती है और चीन की यह घेरेबंदी की रणनीति में बहुत कारगर होने वाली है। दूसरा, भारत का हमेशा से एक मानना रहा है कि वह विकासशील देशों की आवाज रहा है, तीसरी दुनिया के देशों का आवाज रहा है, या ग्लोबल साउथ वैश्विक दक्षिण का आवाज रहा है, जिन्हें विकासशील देश कहते हैं। तो फिफिक जो संगठन है यह दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण है और इस रूप में भारत इस क्षेत्र में इन देशों के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ाकर तीसरी दुनिया के देशों के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। दूसरा, इस क्षेत्र का भू आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्व है और वो क्यों है, ये हमने पहले ही बताया कि इनका विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र यहां पर है, इसलिए समुद्री संसाधन यहां, हाइड्रोकार्बन यहां पर, समुद्री खाद्य पदार्थ यहां पर बहुतायत में पाए जाते हैं। अब ये जो देश है वो इतने सक्षम तो है नहीं, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि ये हाइड्रोग्राफी कर सके या ये जो है ड्रिलिंग कर सके, समुद्री संसाधनों को अंदर से निकाल सके। भारत जैसा देश वह इस मामले में कैपेबल है और भारत अगर इनके साथ मिलकर ज्वाइंटली यहां पर काम करता है तो इसका लाभ भारत को भी मिलेगा और इन देशों को भी मिलेगा। यानी आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र भविष्य में भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां छोटे छोटे समुद्री क्षेत्र की लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया आज ओशियानिक पॉलिटिक्स की तरफ आगे बढ़ रही है, समुद्री जो कूटनीति है, रणनीति है, वह हर देश यहां पर लेकर चल रहा है। यह इतना विशाल क्षेत्र है जो भारत को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाएगा। तीसरा, इस क्षेत्र में भारत अगर आ रहा है तो एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपने को स्टेब्लिश कर रहा है। यह केवल और यह सिंबॉलिक रूप में है। ग्लोबल लीडर के रूप में कैसे? भारत अब वैश्विक नीति निर्धारक बनना चाहता है, ग्लोबल पॉलिसी मेकर बनना चाहता है। पॉलिसी मेकर का मतलब जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं, आतंकवाद का मुद्दा है, या इसी तरीके से गरीबी भुखमरी जैसे मुद्दे हैं, या इसी तरीके से फूड सप्लाई चेन का मुद्दा है, ट्रेड का मुद्दा है। हर मुद्दों पर भारत की भी वहां स्टैंड और ओपिनियन को माना जाए और भारत वहां पर नियम कायदे बनाता हुआ दिखाई दे। अभी तक अमेरिका ने ऐसे तमाम संगठन बनाए थे जो दुनिया के लिए नियम कायदे बनाते थे और अब चाइना यह कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भारत इसमें पीछे नहीं रहना चाहता और खासकर जो दुनिया के कमजोर और पिछड़े देश हैं वो भारत के ऊपर भरोसा अधिक रखते हैं और इसलिए भारत ऐसे संगठनों को लेकर आ रहा है। ऐसा ही संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ऐसा ही संगठन है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। अभी हाल ही में भारत ने इन देशों में, यानी ये जो फिफिक के कंट्री हैं, इन देशों में सोलर ममा यानी सोलर विमेन इंजीनियर जो हैं उसको प्रमोट किया है, सोलर ममा के कंसेप्ट को प्रमोट किया है। यानी सोलर जो एनर्जी का प्रयोग है वह अधिक से अधिक इस क्षेत्र में बढ़े, उसका जागरूकता बढ़े, इसके लिए भारत यहां पर काम कर रहा है। भारत इन देशों के साथ हर स्तर पर सहयोग कर रहा है। यहां पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, कई हॉस्पिटल भारत यहां पर बना रहा है, स्कूल कॉलेजेस के लिए काम कर रहा है, भारत कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, मैरीटाइम अवेयरनेस यहां पर जो है प्रोग्राम लेकर वह चलता है, यहां पर जो है वह टेक्निकल जो है कोऑपरेशन कर रहा है, तकनीकी रूप से इनको सक्षम बना रहा है, खासकर ई नेटवर्क डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भारत का
बेहद महत्वपूर्ण रोल है। यहां भारत जो है इनको आर्थिक सहायता लगभग 2 गुना कर चुका है। जो पहले भारत इन्हें आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देता था उसको लगातार बढ़ा रहा है, जिससे कि इन देशों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। और जैसा हमने कहा, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत इन देशों को हर संभव हर तरीके से मदद यहां पर कर रहा है। यदि भारत ऐसा करता है तो यह भारत एक लीडर के रूप में इमर्ज करेगा, वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में इमर्ज करेगा, और भारत के संगठनों में जो भारत द्वारा बनाए जाएंगे उनमें अधिक से अधिक देश आएंगे और इससे भारत का वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। इन सबके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से भी फिफिक कंट्री बहुत मायने रखते हैं। यह भारतीय डायस्पोरा का क्षेत्र है, यहां बहुतायत में भारतीय डायस्पोरा रहते हैं। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश कॉलोनी हम लोग थे तो यहां से बहुत से भारतीयों को इन द्वीपीय देशों में ले जाया गया, बसाया गया, मजदूरी कराया गया। आज धीरे धीरे उनकी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं वो यहाँ की राजनीति में, यहाँ की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। भले ही वो अब भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन इनका भावनात्मक जुड़ाव अभी भी भारत की मिट्टी से है। स्वाभाविक बात है कि इस डायस्पोरा की वजह से हमारा जो भारतीय संस्कृति का प्रभाव है वह इस क्षेत्र में देखा जा रहा है और इस क्षेत्र के माध्यम से पूरी दुनिया में उसका प्रदर्शन हो रहा है। जिसका एक छोटा उदाहरण हमने देखा कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री के पैरों को छुआ, ये अपने आप में सिंबॉलिक जो है एक बहुत मैसेज जो है यह गया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि फिफिक का जो क्षेत्र है यह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, अभी भारत ने फिफिक में काम करना शुरू किया है, लेकिन भारत को काफी अभी लंबी यात्रा करनी शेष है। 2014 में पहली बैठक हुई, 15 में दूसरी बैठक हुई और उसके बाद ये लगभग 8 सालों के बाद तीसरी बैठक हो रही। बीच में गैप आया, तो सवाल तो उठेगा कि आखिर क्यों जो है यह बैठकें लगातार यहां पर फिफिक की नहीं हुई हैं और आगे क्या भरोसा है कि भारत कंटिन्यूअस इस पर फोकस करेगा। क्योंकि जब बीच में फिफिक की बैठकें नहीं हो रही थी तो लग रहा था कि भारत अब इस क्षेत्र को भुला दिया है। तो देखिए, अगर कंटिन्यूअस रेगुलर अगर आप इंगेज नहीं रहेंगे किसी क्षेत्र में तो वह क्षेत्र आपके नजदीक बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, अन्य देशों को मौका मिलेगा अपना प्रभाव बढ़ाने का। तो पहली चीज तो भारत को यह समझना होगा, यह चुनौती भी है कि इस क्षेत्र में भारत लगातार अपना बढ़त बनाने के लिए इंगेजमेंट रेगुलर करे। फिफिक की लगातार बैठकें हों, लगातार उसकी रिव्यू किए जाए उसके प्रोजेक्ट का, जिससे कि इन देशों में एक भरोसा उत्पन्न हो कि भारत इनको छोड़कर जाएगा नहीं और हमेशा हर वक्त यहां पर साथ रहेगा। दूसरी चीज समझनी होगी कि चाइना और अमेरिका जैसे देश इन देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत को भी अपना जो भी परियोजनाओं को यहां पर भारत संचालित कर रहा है वो ठोस रूप में हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, केवल प्रोसेस ओरिएंटेड ना हो कि हम घोषणाएं कमिटमेंट कर दें कि हाँ ये हम काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, तब तो कुछ हमारे साथ उनके लिंकेजेस जुड़ेंगे। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो देश हैं इनकी जो समस्याएं उनको हमें वैश्विक मंचों पर बहुत प्रखरता से उठाना होगा। जलवायु परिवर्तन ये सब डूब रहे हैं और भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर हर जगह भारत उठा भी रहा है, लेकिन और प्रखरता से उठाना होगा जिससे इन देशों का भारत पर जो भरोसा है वह और अधिक मजबूती के साथ बने और जुड़े। चौथी चीज ये समझना होगा कि भारत की इकोनॉमी जब तक मजबूत नहीं होगी, जब तक भारत जो है वह अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करके इन्हें बहुत बेहतर स्तर पर आर्थिक सहयोग नहीं कर पाएगा, तब तक जो है यहां पर चीन के या अमेरिका के प्रभाव को रोक पाना शायद मुश्किल होगा। इसलिए भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी और सुदृढ़ करे, मजबूत करे, जिससे इन देशों के वास्तविक नेतृत्वकर्ता के रूप में वह अपनी भूमिका को स्थापित यहां पर कर सके। तो वर्तमान जो समिट हुआ है यह आशावादी हैं हम कि इसके बड़े सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कम से कम सिंबॉलिक रूप में जो फिफिक कंट्रीज हैं उनका भरोसा बढ़ेगा और वैश्विक स्तर पर यह संदेश जाएगा कि भारत जो है वह एक विश्वसनीय जिम्मेदार मित्र है। जब कोई मदद नहीं करने के लिए आता है भारत वहां भी खड़ा रहता है। इससे भारत की छवि, वैश्विक छवि मजबूत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और भारत जो है वह ग्लोबल लीडर के रूप में अपना प्रभाव बढ़ा सकेगा, बढ़ा भी रहा है। लेकिन भारत को सोचना पड़ेगा कि आने वाला जो समय है वहां पे प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है और इस प्रतिस्पर्धी विश्व में जब तक आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था, घरेलू सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होंगी, आप वैश्विक स्तर पर वह भूमिका नहीं निभा पाएंगे जिसके हकदार आप हैं। तो इसलिए घरेलू और विदेश नीति के बीच में अगर तालमेल नहीं हुआ तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकेगा।
इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत इस वक्त गोल्डन ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। इस वक्त भारत का वैश्विक प्रभाव बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, भारत की भूमिका बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसमें भारत सरकार को भी क्रेडिट देना होगा कि जो वर्तमान विदेश नीति है कई स्तरों पर प्रैग्मेटिक है और कई स्तरों पर वह डाइवर्सिफाइड है और भारत उस चीज को कैपिटलाइज कर रहा है। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि अभी दिखाने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठोस रूप में परिवर्तन अभी बहुत कुछ करने के लिए मौका देता है, सोचने का मौका देता है कि सोचिए और क्या करना चाहिए। आगे किसी इसी तरीके के मुद्दे पर फिर से हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।